हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम को। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट को या नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनिमल किंगडम, राइट। क्या डालेंगे, डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम को। तो हेडिंग डाल दीजिए एनिमल किंगडम। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एनिमल किंगडम। हेडिंग डालेंगे एनिमल किंगडम, राइट। प्लांट किंगडम ने हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, राइट। सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे एनिमल्स किंगडम में कुछ ऐसा ही करेंगे। सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल तक हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्लांट किंगडम में जितने भी एनिमल्स है वो कैसे होंगे? बोलो कैसे होंगे? दे आर मल्टी सेलुलर। कैसे होंगे? दे आर दे आर दे आर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर होंगे। और क्या होंगे? दे आर मल्टी सेलुलर। और क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोटिक। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक, राइट। और क्या होंगे? एंड हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है। कैसा होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बोलो। हम लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं? एनिमल्स नहीं बना सकते। हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट किंगडम के ऊपर, राइट। हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट किंगडम के ऊपर, राइट। तो इसी को हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस हेटेरोट्रॉफिक में एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का ही एक पार्ट है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या करते हैं हम लोग? होलोजोइक में जितने भी एनिमल्स है क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मैटर को वो एनगल्फ करते हैं या इनटेक करते हैं। सॉलिड भी इनटेक कर सकते हैं और एज अ लिक्विड भी वो इनटेक कर सकते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और एज अ लिक्विड, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? दे आर, तो एनिमल्स कैसे होंगे? दे आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? इस एनिमल्स को मेटाजोअन्स। क्या बोला जाता है? मेटाजोअन्स। क्या बोला जाता है? बोला जाता है मेटाजोअन्स। क्या बोला जाता है? मेटाजोअन्स, राइट। अब मेटाजोअन्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मेटाजोअन्स को या मेटाजोअन्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक साइड पे आ जाएगा क्या? एक साइड पे आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ। क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ। और एक साइड पे आ जाएगा यू मेटाजोआ। क्या आ जाएगा? यू मेटाजोआ। क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ एंड यू मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? प्रिमिटिव या मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ मेटाजोआ, प्रिमिटिव मेटाजोआ, राइट। और यू मेटाजोआ का मतलब क्या है? यू मेटाजोआ का मतलब होता है एडवांस मेटाजोआ, कॉम्प्लेक्स मेटाजोआ, राइट, ट्रू मेटाजोआ, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं एडवांस्ड, सॉरी, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं एडवांस्ड, राइट। ट्रू बोल सकते हैं, ट्रू भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मेटाजोआ, राइट, कॉम्प्लेक्स मेटाजोआ। तो अगर प्रिमिटिव मेटाजोआ की बात हो रही है या सिंपलेस्ट मेटाजोआ की बात हो रही है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोलो, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? फाइलम पोरीफेरा। क्या हो जाएगा? फाइलम पोरीफेरा। क्या हो जाएगा? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम कौन सा? फाइलम पोरीफेरा। मेटाजोआ क्या है? दिस इज किंगडम एंड दिस इज सब किंगडम। ये क्या है? सब किंगडम। दिस इज ऑल्सो अ सब किंगडम। किंगडम देन दो सब किंगडम, और सब किंगडम में नीचे कौन आता है? फाइलम आता है,
राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बोलो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फाइलम, फ्रॉम मतलब प्रोटोपोरीफेरा को छोड़ के बाकी सभी कैसा है, यूमेटाजोआ है, राइट। मतलब फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा, फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा टू फाइलम कौन सा बोलो, फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा टू फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, राइट। फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा टू फाइलम कॉर्डेटा। ये एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पे आपको हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत सारे एग्जाम्पल से भरे हुए हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल के ऊपर बनते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर कैरेक्टर बोल देंगे और बोल देंगे मैचिंग द मैच, या कुछ कैरेक्टर दे देंगे और बोल देंगे ये कैरेक्टर किसके है, तो उसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इसी वजह से इस चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से इसको याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि एनिमल किंगडम है, राइट। ये तो हमने देख लिया कि एनिमल किंगडम है और एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हम देख पाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग टाइप्स के, राइट, एनिमल्स हम लोग इस दुनिया में देख पाते हैं। अब तक मिलियंस ऑफ एनिमल डिस्कवर हो चुके हैं और आगे भी डिस्कवर होने बाकी हैं, लेकिन एनिमल्स को डिस्कवर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अच्छे से क्लासिफाई करना भी जरूरी है। क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर किसी भी मान लो कोई एनिमल डिस्कवर किया गया, उसको हम अगर अच्छे से क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उसको हायरकी में कैसे रखेंगे, राइट। हायरकी में या कोई एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन या प्रॉपर उसका जो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाएंगे अगर क्लासिफिकेशन नहीं हो पा गया तो। मान लो कि अगर अच्छे से क्लासिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, हम लोग बर्ड्स को पकड़ेंगे और बर्ड्स को पकड़ के हम लोग रख देंगे पाइसेस में, और हम लोग फिश को पकड़ के रख देंगे मैमल्स में। तो ये क्या सही बात है, नहीं है ना, ये गलत बात है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज अच्छे से हमने उनको क्लासिफाई नहीं किया। अगर अच्छे से क्लासिफाई नहीं करेंगे तो अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो उनको अच्छा सा मतलब प्रॉपर उनको जहाँ रहना चाहिए, जिस हायरकी में उनको रहना चाहिए वो उस हायरकी में नहीं रह पाएगा, राइट। जिस टैक्सॉन में उसको मतलब रहना चाहिए उसमें वो नहीं रह पाएगा, राइट। इसी वजह से क्या जरूरी है, इसी वजह से क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर एक एनिमल्स के लिए हम लोग अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन निकाल दें, ये तो नहीं हो सकता, राइट। ये तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई एक एनिमल है, एनिमल ए के लिए क्लासिफिकेशन का तरीका कुछ और, एनिमल बी के लिए क्लासिफिकेशन का तरीका कुछ और, एनिमल सी के लिए कुछ और, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो एक प्रॉपर बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। तो अब हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, राइट। कौन से बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, जस्ट अ मिनट, हेडिंग डालेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन को किया जाता है, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, राइट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला बेसिस क्या हो जाएगा, बोलो। सबसे पहला जो बेसिस होता है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग डालेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ए लिख के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की बात हो रही है। क्योंकि हम सबको पता है एनिमल्स भले ही मल्टीसेलुलर हो, हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, दैट इज सेल। और हम लोग कैसा है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है हम लोग, एनिमल्स जितने भी है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है। लेकिन मल्टीसेलुलर का मतलब ये तो नहीं है कि हर एक एनिमल में हर एक सेल एक ही टाइप से ऑर्गेनाइज रहेगा, एक ही टाइप से अरेंज रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अलग अलग एनिमल्स में
सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है या अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम लोग पहले क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो इसी को बोला गया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की बात यहाँ पे हो रही है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 4 कैटेगरी बना सकते हैं, राइट। पहला क्या हो सकता है, सेलुलर लेवल। पहला क्या होगा, सेल्यूलर लेवल, राइट। उसके बाद क्या होगा, सेलुलर लेवल के बाद क्या होगा, टिश्यू लेवल। क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल। उसके बाद क्या होगा, टिश्यू लेवल के बाद होगा ऑर्गन लेवल, राइट। टिश्यू लेवल के बाद क्या होगा, ऑर्गन लेवल। एंड ऑर्गन लेवल के बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। क्या क्या हो जाएगा, सेलुलर लेवल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये सबसे सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। मतलब सेलुलर लेवल पे जितने भी बेसिस पे, जितने भी क्लासिफिकेशन में जितने भी आएंगे एनिमल्स, वो सबसे ज़्यादा सिंपल होंगे, और यहाँ पे जो जो आएंगे वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी शो करेंगे, राइट। अब एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे पॉइंट नंबर 1 दैट इज सेल्यूलर लेवल। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सेल्यूलर लेवल, राइट। सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, इन दिस टाइप the cells are arranged as loose cell aggregates, इसका मतलब क्या है, बोलो इसका मतलब क्या है, इन दिस टाइप द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। इसका मतलब क्या है, अरेंज्ड एज, इसको अच्छे से याद रखिएगा, लूज सेल एग्रीगेट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेलुलर लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन देखे जाएंगे वहां पे सेल्स कैसे रहेंगे, सेल्स एग्रीगेट फॉर्म में तो रहेंगे, बहुत सारे सेल्स एक साथ तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ लूजली अटैच्ड होकर रहेंगे। कैसे रहेंगे, लूजली अटैच्ड होकर रहेंगे। सेल्स जो है मल्टी सेलुलर है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा सेल होगा, राइट। और क्या आगे, एग्रीगेट फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक साथ रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, लूज एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन जो होगा वो लूज एग्रीगेशन होगा, कोई कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन नहीं होगा, कोई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। सेल्स जो है वो लूजली एग्रीगेट होके पड़े रहेंगे, राइट। सेल्स जो है वो क्या होंगे, लूजली एग्रीगेट होके पड़े रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, सम डिविजन ऑफ लेबर, सम डिविजन ऑफ लेबर within bracket activities, some division of labor within bracket activities occur, some division of labor occur among the cells। इसका मतलब क्या है, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा, मतलब काम को एक एक सेल को बांट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर नहीं देखे जाते। क्यों नहीं देखे जाते, बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड है। कैसे हैं, वो लूजली अरेंज्ड है। तो प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर जो होता है, जो हमारे अंदर है, राइट, दैट इज प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर, वो प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं देखे जाते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम लेबर ऑफ डिविजन भी नहीं देखे जाते, थोड़ा बहुत देखे जाते हैं,
सम डिविजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज ऑकर अमंग द सेल्स, मतलब हर एक सेल को ये तो सही है, ये जो सेल्स है ये लूजली एग्रीगेट्स फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाएगा। हर एक सेल को एक एक काम दे दिया गया है, इस सेल का काम इसको अलग काम दे दिया गया है, इसको एक काम दे दिया गया है, इसको एक काम दे दिया गया है। सम सॉर्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज देयर, लेकिन हमारे जितना उतना मॉडिफाइड नहीं है, हमारे जितना उतना एकदम वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज देयर। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। हर एक सेल्स को काम को बांट दिया गया है कि तुम सेल तुम ये काम करोगे, तुम बी सेल तुम ये काम करोगे, तुम सी सेल तुम ये काम करोगे, राइट। सम सॉर्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज देयर। अगर ये सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो किसमें देखा जाएगा बोलो? सबसे सिंपलेस्ट फाइलम कौन है? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम कौन? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में ये देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा फाइलम पोरीफेरा में क्या देखा जाएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे क्या? अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड क्या होगा? जस्ट अ मिनट। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें, इन दिस टाइप the arrangement of cell, the arrangement of cells is more complex। अब ये तो होना ही था, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है हमको कि सेलुलर से टिश्यू में जाएंगे तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा, टिश्यू से ऑर्गन में जाएंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में जाएंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो समझ में आने वाली चीज है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया इन दिस टाइप द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज व्हाट? द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैसे टिश्यू फॉर्म होता है? the cells performing same function are arranged to form what? Are arranged to form tissue। इसका मतलब क्या है? मान लो कि बहुत सारे सेल्स है, 1 2 3 4 5, इसमें से ये सेल ये सेल ये सेल, तीनों सेल ही सेम टाइप के फंक्शन करते हैं। इस तीनों टिश्यू सेल्स को ग्रुप करके क्या बना दिया जाएगा? तीनों सेल को ग्रुप करके एक टिश्यू बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? टिश्यू बना दिया जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश करते हैं, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड टुगेदर, आर अरेंज्ड टू फॉर्म टिश्यू, आर अरेंज्ड टू फॉर्म टिश्यू। मतलब जितने भी सेल्स सेम टाइप के फंक्शन करते हैं, मान लो सेल 1 2 3 एक टाइप के फंक्शन करते हैं, तो 1 2 3 मिला के मान लो सेल 1, देखो समझो अच्छे से, सेल 1 है, सेल 2 है और सेल 3 है, ये तीनों सेल सेम टाइप के फंक्शन करते हैं, तो ये तीन मिलके क्या बन जाएंगे? एक टिश्यू बन जाएंगे। फिर सेल 4 है, सेल 5 है, सेल 6 है, ये तीनों अलग फंक्शन करते हैं, तो ये 4 5 6 मिलके क्या बन जाएंगे? एक और टिश्यू बन जाएंगे, राइट। तो इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गई कि द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज टू फॉर्म टिश्यू। अब ये किस में देखे जाएंगे? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? फाइलम टिनोफोरा, सॉरी फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम
क्या, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा, टिनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। क्लियर है? दिस इज टिश्यू लेवल। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल के बाद? बोलो, टिश्यू लेवल के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टिश्यू लेवल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? बोलो, ऑर्गेन लेवल। क्या डिस्कस करेंगे? ऑर्गेन लेवल को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका ऑर्गेन लेवल। ऑर्गेन लेवल, ऑर्गेन लेवल में क्या होता है? जैसे टिश्यू में हमने क्या देखा था, बहुत सारे सेल्स, सेम फंक्शन वाले सेल्स को मिला दिया गया और टिश्यू बना दिया गया। यहाँ पे क्या क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेन बनाएंगे, राइट? बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेन बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इन दिस टाइप, इन दिस टाइप the tissues, in this type the tissues are grouped together, tissues are grouped together, in this type tissues are grouped together to form what? Tissues are grouped together to form organs, grouped together to form organs, and each organ and each organ is specialized, each organ is specialized, each organ is specialized for a particular function, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे बहुत सारे जो टिश्यू है जो सेम टाइप के फंक्शन करते हैं, वो सारे टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना दिया? बहुत सारे टिश्यू ने मिलके बना दिया ऑर्गेन। और यहाँ पे हर एक ऑर्गेन को एक स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गेन स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्गेन, each organ is specialized for a particular function। मतलब हर एक ऑर्गेन अपने आप में एक स्पेशलाइज, मतलब ऑर्गेन 1 एक काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेन 2 में एक काम को करने में स्पेशलाइज्ड है, ऑर्गेन 3 एक काम को करने में स्पेशलाइज्ड है। तो हर एक ऑर्गेन एक स्पेशलाइज्ड काम को परफॉर्म कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेन लेवल। ये कहाँ देखे जाएंगे? एग्जाम्पल्स क्या होगा बताओ? इसका एग्जाम्पल होगा प्लैटीहेलमिन्थस। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, राइट? दिस इज ऑर्गेन लेवल। क्लियर है? अब क्या होगा? ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ये तो हो गया ऑर्गेन लेवल। अब क्या देखेंगे? ऑर्गेन सिस्टम लेवल। क्या हो गया? ऑर्गेन लेवल। अब फाइनली सबसे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आएंगे, दैट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल। क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4, दैट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल। क्या हो जाएगा? ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेन मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे, राइट? जो एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? इन दिस टाइप, क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप organs are grouped together, organs are grouped together to form
to form functional system, to form functional systems, right? Functional systems, and each system and each system कैसा होगा बोलो? each system is concerned with each system concerned with a specific physiological फंक्शन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो बहुत अच्छे से इस लाइन के हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखेगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो इस टाइप पे क्या हो, इन दिस टाइप ऑर्गेन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गेन्स ने क्या किया, बहुत सारे ऑर्गेन्स ने क्या किया, ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गेन्स ग्रुप बना के क्या बना दिया, एक फंक्शनल सिस्टम बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। एंड ईच ऑर्गेन सिस्टम इज कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब हर एक ऑर्गेन सिस्टम का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हमारा लीवर जो है क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है। हमारा किडनी जो है क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है। हमारा ब्रेन जो क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है, राइट। तो हमारे पैनक्रियास का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, राइट, किडनी का काम अलग है। तो हर एक ऑर्गेन सिस्टम को एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो जैसे हमारे में लीवर काम अलग करता है, किडनी अलग काम करता है, हमारा पैनक्रियास अलग काम करता है, ये सारे क्या है, ऑर्गेन सिस्टम, राइट। तो सेम टू सेम ये बात यहाँ पे कहा गया है कि हर एक जो ऑर्गेन सिस्टम होता है, वो हर एक ऑर्गेन सिस्टम जो है कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेन सिस्टम का एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। लीवर का काम किडनी नहीं करेगा, किडनी का काम पैनक्रियास नहीं करेगा, पैनक्रियास का काम लीवर नहीं करेगा, लीवर का काम लीवर ही करेगा, पैनक्रियास का काम पैनक्रियास ही करेगा, किडनी का काम किडनी ही करेगा। इसी बना ही इसीलिए गया है ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, राइट। उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है, इस सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉम phylum Aschelminthes to phylum कौन बोलो? to phylum Chordata। फ्रॉम phylum Aschelminthes to phylum Chordata क्या देखा जाता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया, राइट, इसको मिटा देता हूँ, राइट। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया, अब हमने क्या किया, हमने सेलुलर लेवल से बना दिया क्या, सेलुलर लेवल से हम लोग कहाँ पहुँच गए, ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक पहुँच गए, राइट। सेलुलर लेवल से हम लोग कहाँ पहुँच गए, ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम सेलुलर लेवल से ऑर्गेन सिस्टम्स की लेवल की ओर बढ़ते गए, हमने क्या देखा कि बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आती गई। क्या देखा गया, बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखा गया अमंग वेरियस एनिमल्स, राइट। तो दूसरा बेसिस क्या हो जाएगा, दूसरा बेसिस हो जाएगा आपका, बेसिस वन क्या था, ए था, कौन था, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दूसरा बेसिस क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको बोलेंगे बी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, on the basis of patterns of complexities of various organ systems, of various organ systems। तो पहला बेसिस क्या था, पहला बेसिस हमने क्या ड्रॉ किया था, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेन सिस्टम, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेन सिस्टम।
इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा, बोलो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? इसमें जो सबसे पहले आएगा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखें तो दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम देखे जाते हैं, एक है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? पहले इनकम्प्लीट वाला, राइट, पॉइंट ए का हो जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहा जाता है? इन दिस टाइप, in this type the digestive system, in this type the digestive system has only a single opening, only a single opening to the outside of the body, to the outside of the body, that serves as both, that serves as both, क्या क्या हो जाएगा? serves as both mouth and anus, mouth and anus, राइट। तो इनकम जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिसमें पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही आपका ओपनिंग है। ये अगर बॉडी है तो सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसी से खाना अंदर आ भी रहा है और इसी से वेस्ट बाहर जा भी रहा है। फूड जो है इसी ओपनिंग से अंदर आ रहा है और वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो है इसी वे से बॉडी के बाहर जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। इन दिस टाइप द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज only a single opening, a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus। ये माउथ का भी काम कर रहा है और ये एनस का भी काम कर रहा है, राइट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्योंकि इसका जो एलिमेंट्री कनाल है इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसी वजह से और क्या कहा जाता है? इसे ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? बोलो क्या क्या हो जाएंगे? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और क्या हो जाएगा? टीनोफोरा, टीनोफोरा, और क्या हो जाएगा? बोलो, और हो जाएगा आपका प्लैटीहेलमिंथस। क्या हो जाएगा? प्लैटीहेलमिंथस, क्या क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सिलेंट्रेटा, आपका हो जाएगा टीनोफोरा और आपका हो जाएगा प्लैटीहेलमिंथस। इसमें क्या देखा जाता है? इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। इसमें जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें सिर्फ एक ही आपका ओपनिंग रहता है टू द आउटसाइड द बॉडी, राइट। इसे हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोल सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? बोलो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? इनकम्प्लीट, दूसरा होगा कंप्लीट।
इनकम्प्लीट, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या पता चल रहा है, इन दिस टाइप द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द digestive system, the digestive system has two openings, right? क्या क्या हो जाएगा, one mouth and other क्या हो जाएगा, बोलो, anus, राइट, वन माउथ एंड वन एनस। इसका मतलब क्या है, बॉडी कैसा दिखेगा, इस बॉडी कैसा दिखेगा, बोलो, बॉडी कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। ये एक ओपनिंग है, मान लो ये उसका बॉडी है, राइट, यहाँ पे एक ओपनिंग है, राइट, और यहाँ पे एक ओपनिंग है। तो फूड जो है वो इस ओपनिंग से आ रहा है, इस ओपनिंग से क्या आ रहा है, फूड, क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, और बॉडी से इस ओपनिंग के थ्रू जो वेस्ट है वो निकल रहा है, राइट। इस ओपनिंग से क्या हुआ, फूड आया, और इस ओपनिंग से क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो निकल गया। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोला जाता है। बॉडी प्लान क्यों ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्री कनाल है इसमें दो ओपनिंग है, एक है माउथ, दूसरा है एनस। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंपल, फ्रॉम फाइलम एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा, सभी में दिखेंगे, फ्रॉम फाइलम एस्केलमेंथिस from phylum Aschelminthes to phylum Chordata। अब इसमें एक चीज होता है, अब ये तो हमने देखा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका माउथ, एक क्या होता है, एक होता है आपका माउथ, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनस, राइट। अब माउथ होता है, एनस होता है, लेकिन दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम में होता है। कभी क्या होता है, कभी कभी माउथ पहले डेवलप करता है और एनस बाद में करता है, और कभी कभी एनस पहले डेवलप करता है बाद में माउथ करता है, राइट। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसी के अंदर लिखेंगे, राइट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही लिखेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही इस चीज को हम लोग लिखेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही इस चीज को लिखेंगे। एक क्या होता है, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम, स्टोम का मतलब क्या है, स्टोम या स्टोमा का मतलब क्या है, प्रोटोस्टोम। स्टोम या स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ, और प्रोटो मतलब पहले। तो पहले कौन बनेगा, फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होगा, फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होगा, माउथ का होगा, एंड दूसरा सेकंड डेवलपमेंट किसका होगा, सेकंड डेवलपमेंट किसका होगा, सेकंड डेवलपमेंट होगा एनस का, किसका, एनस का। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम। और क्या होगा, और एक होगा ड्यूटेरोस्टोम, क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम मतलब पहले माउथ, ड्यूटेरोस्टोम मतलब बाद में माउथ। प्रोटोस्टोम मतलब पहले माउथ और ड्यूटेरोस्टोम मतलब बाद में, मतलब फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होगा, फर्स्ट डेवलपमेंट होगा आपका किसका, फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होगा, एनस का,
फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होगा, एनस का, एंड सेकेंड डेवलपमेंट किसका होगा, सेकेंड, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद बनेगा माउथ। फर्स्ट डेवलपमेंट होगा एनस ओपनिंग का, उसके बाद होगा क्या, ओपनिंग ऑफ माउथ। ये ड्यूटेरोस्टोम कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है, एग्जाम्पल क्या होता है ड्यूटेरोस्टोम का, आपका होता है इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा में आपका देखा जाता है ये वाला सिस्टम ड्यूटेरोस्टोम। इसी वजह से जो कॉर्डेट्स जो है वो ज़्यादा क्लोज है किसके साथ, वो ज़्यादा क्लोज है इकाइनोडर्मेटा के साथ एज कंपेयर टू मोलस्का एंड इंसेक्टा। अगर बोल दिया जाए कि मोलस्का इंसेक्टा और कॉर्डेटा के बीच, इकाइनोडर्मेटा के बीच सबसे ज़्यादा क्लोज कॉर्डेटा किसके साथ है, तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा मतलब हम लोग किसके साथ ज़्यादा मतलब सिमिलर है, इकाइनोडर्मेटा के साथ। क्यों, बिकॉज इकाइनोडर्मेट्स भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है, और हम लोग भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोमेट है, राइट। मतलब हमारे में क्या होता है, पहले एनस का डेवलपमेंट होता है, ओपनिंग ऑफ एनस का डेवलपमेंट होता है, देन ओपनिंग ऑफ माउथ का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक क्या होगा, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर, और एक क्या होगा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, तो हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम कितने टाइप के होता है, कि एक होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। एक होता है क्या, एक होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम। तो पहले क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम ओपन एंड क्लोज के बारे में हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटी ओवरऑल आइडिया हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इन दिस टाइप the body cells and tissues are directly bathed into the blood pumped out of the heart as the blood flows in spaces। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी सेल्स होता है एंड टिश्यूज होता है वो डायरेक्टली बाथ होते हैं, मतलब खून में नहा लेते हैं, राइट। डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है उसी में जो बॉडी सेल्स हैं एंड टिश्यू उसी में भीगे रहते हैं, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है, वो हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्पेसेस में हो रहा है। कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स या वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लड वेसल्स या सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या नहीं होते हैं, सीरीज ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लड वेसल्स, मतलब आपका कैपिलरीज हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो स्पेसेस में फ्लो करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, जो बॉडी सेल्स हैं टिश्यूज है वो डायरेक्टली बाथ हो जाते हैं, मतलब डूबे रहते हैं किसमें,
जहाँ से मतलब जो ब्लड पंप्ड होता है हार्ट से वहाँ में डूबे रहते हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा और क्या, और आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। 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 दूसरा क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, एक हो गया ओपन, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप, in this type blood circulates through a series of the blood vessels, series of the blood vessels, series of the what? एक मिनट, series of the blood vessels, series of the blood vessels of varying diameter. इसका मतलब क्या है? अलग अलग, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैसे, हमने जो ओपन टाइप देखा वहाँ पे ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा था ओपन स्पेसेस में, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है? सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स। सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स के सीरीज है। पहले मान लो आर्टरीज है, उसके बाद कैपिलरीज है, उसके बाद वेन्स है, मतलब ब्लड को बॉडी में ले जाने के लिए अलग है, बॉडी से एब्जॉर्प्शन करने के लिए कोई अलग है, राइट। फिर और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उस ब्लड को फिर से वापस हार्ट में ले जाने के लिए कोई अलग बना है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या पाए जाते हैं? सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। इन दिस टाइप ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। और अलग अलग जो ब्लड वेसल्स होता है उसका डायमीटर अलग अलग होता है। मतलब मान लो आर्टरीज का डायमीटर अलग होगा, कैपिलरीज का डायमीटर अलग होगा, वेन का डायमीटर अलग होगा। डायमीटर अलग अलग डायमीटर के ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं? सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड यहाँ पे फ्लो करते हैं। डायमीटर विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, arteries, veins, capillaries. Arteries, vein and capillaries. In this type, blood circulates through a series of the blood vessels of varying diameter without coming in direct contact with what? Without coming in direct contact with the body cells, मतलब यहाँ पे जो बॉडी सेल्स होता है और जो टिश्यू होता है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे जो बॉडी सेल्स है और टिश्यूज है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, क्योंकि ब्लड जो है वो स्पेसेस में फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है? सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर के सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि कभी भी क्या हो रहा है कि जो बॉडी सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे। विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट, दिस इज द वर्ड, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा?
इसका बोलो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। क्या हो जाएगा, एनिलिडा, एनिलिडा एंड क्या हो जाएगा, एंड आपका हो जाएगा कॉर्डेटा। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। चलो, तो ये दूसरा बेसिस हो गया। पहला बेसिस क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस क्या हुआ, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेन सिस्टम। एंड अब हम लोग थर्ड बेसिस देखेंगे, क्लासिफिकेशन का थर्ड बेसिस हम लोग देखेंगे। थर्ड बेसिस क्या होगा, थर्ड बेसिस होगा आपका सिमेट्री। क्या हो जाएगा थर्ड बेसिस, सिमेट्री हो जाएगा। थर्ड बेसिस क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये वायर बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे। थर्ड बेसिस क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड बेसिस हो जाएगा बेसिस नंबर सी। थर्ड बेसिस क्या हो जाएगा, सिमेट्री। क्या हो जाएगा, सिमेट्री। राइट, सिमेट्री। सिमेट्री तीन टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। सिमेट्री कितने टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्री तीन टाइप के हो सकते हैं। राइट, एक होता है, सबसे पहला होगा, सबसे पहले होगा आपका आसिमेट्रिक। पहले क्या हो जाएगा, आसिमेट्रिक। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल हम लोग किसे बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा आसिमेट्रिकल का, वेट अ मिनट। आसिमेट्रिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा बोलो, आसिमेट्रिकल डेफिनेशन हो जाएगा एनी प्लेन, एनी प्लेन passing through, any plane passing, any plane that passing through, any plane that passing through the center of the body, center of the body, does not divide into any plane that passing through, any plane that passing through the center of the body does not divide, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, any plane that passing through the center, any plane, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, any plane मतलब वर्ड्स में थोड़ा सा गलती होगी, any plane that passing through the center does not divide the body into two equal halves, राइट। मतलब मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, राइट। अब इसको यहाँ से काटू, यहाँ से काटू, यहाँ से काटू, यहाँ से काटू, कहीं से भी काटू, एनी प्लेन अगर सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, ये प्लेन सेंटर से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, कहीं से भी ये सेंटर से अगर पास हो रहा है, एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिमेट्री को क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ऐसे सिमेट्री वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। इसको फिर से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, सोचो समझो चीज़ों को। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये उसका सेंटर है, मान लेते हैं ये उसका सेंटर है। अब मैं यहाँ से काटूँ तो क्या टू इक्वल हाफ हो रहे हैं, नहीं। मैं अगर यहाँ से काटता हूँ तो टू इक्वल हाफ हो रहे हैं, नहीं। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो टू इक्वल हाफ हो रहे हैं, नहीं। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो टू इक्वल हाफ हो रहे हैं, नहीं।
तो कोई भी एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब अगर कोई भी प्लेन से हम इस चीज को काटे फ्रॉम थ्रू द सेंटर, ये टू इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल एनिमल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोलो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। कौन है असिमेट्रिकल, पोरीफेरा। कौन हो जाएगा, पोरीफेरा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। दिस इज ऑल अबाउट असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, जस्ट अ मिनट। असिमेट्रिकल की बात कौन आता है, बोलो असिमेट्रिकल के बाद कौन आता है। असिमेट्रिकल के बाद आएगा बाइलैटरल। क्या आ जाएगा, बाइलैटरल। बाइलैटरल सिमेट्री। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री के क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, द बॉडी कैन डिवाइड इनटू द बॉडी कैन डिवाइडेड into two equal halves, into two equal halves in any one plane. In any one plane, the body can divide into two equal halves. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉडी है ये दो इक्वल हाफ में तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन किसी एक प्लेन से काटने पर। मतलब मैं अगर ऐसे काटूंगा तो ही इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, इसके अलावा जैसे भी काटूं ये इक्वल हाफ नहीं हो सकता। द बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू, कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, इसको समझो, कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, बट इन एनी वन प्लेन। इन एनी वन प्लेन, किसी एक प्लेन से अगर हम बॉडी को काटेंगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉकरोच ड्रॉ करता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज हंसिएगा मत। राइट, मान लो ये ऐसा कुछ है, राइट, ये कॉकरोच हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ो, अगर इसको हम लोग ऐसे काटेंगे, अगर हम लोग ऐसे इसका सेक्शन करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ आइडेंटिकल हुआ आइडेंटिकल। लेकिन इसको किसी और तरीके से हम जैसे भी काटे, इसका टू इक्वल हाफ कभी नहीं हो सकता। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो इधर सर माउथ आ जाएगा, इधर एनस आ जाएगा, तो टू आइडेंटिकल हाफ नहीं हुआ। अगर हम लोग इसको ऐसे काटते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे काटेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर ऐसे काटेंगे तो एक साइड में आपका एनस आ जाएगा, दूसरे साइड में एनस तो है ही नहीं। अगर ऐसे काटेंगे तो एक साइड में आपका सर आ जाएगा, दूसरे साइड पे एनस तो है ही नहीं, राइट। तो किसी एक प्लेन से अगर हम काटेंगे तो ही क्या हो सकता है, टू इक्वल हाफ्स हमें मिल सकते हैं। द बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी वन प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, और क्या हो जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका इकाइनोडर्माटा। क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्माटा। लेकिन इकाइनोडर्माटा का क्या, इकाइनोडर्माटा का लार्वल स्टेज। कौन, लार्वल स्टेज। विद इन ब्रैकेट देंगे, स्टार देंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। इकाइनोडर्माटा क्या, लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा क्या शो करता है, लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा क्या शो करता है, लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा शो करता है बायलैटरल सिमेट्री को। क्या शो करता है, बायलैटरल सिमेट्री को। क्लियर है। द बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन से काटेंगे तो ही टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, राइट।
एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एकाइडोडर्माटा का लार्वल स्टेज। क्या देखा जाता है लार्वल स्टेज में? बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है? थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। क्या हो जाएगा? असिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड फाइनल हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? अब क्या होगा, अब हम लोग ये मान लेते हैं बॉडी है, राइट, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है, राइट, दिस इज सेंट्रल एक्सिस। हम यहाँ से काटे टू इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटे टू इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटे टू इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटे टू इक्वल हाफ मिलेगा। अगर सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से हम काटेंगे हमें क्या मिलेगा? टू इक्वल हाफ ही हमेशा मिलेगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। इसको समझते हैं। एनी प्लेन passes through the central axis, any plane that the central axis, any plane that passes through the central axis of the body, any plane that passes through the central axis of the body divides the organism into two equal halves, ऐसे को क्या बोलेंगे? ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा, तो मान लो कि ये एक बॉडी है, राइट, दिस इज अ बॉडी। तो अगर हम, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है, राइट, तो अगर हम उसको ऐसे काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल हाफ मिलेगा, और ऐसे काटेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? इक्वल हाफ ही मिलेगा। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोल देंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। कहाँ देखा जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा में कौन? लार्वल स्टेज? नो, एडल्ट स्टेज। क्या हो जाएगा? एडल्ट स्टेज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि एकाइनोडर्मा में जो लार्वल स्टेज होता है वो कौन सा सिमेट्री शो करता है? वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। एकाइनोडर्माटाइज में जो एडल्ट फेज है वो कौन सा सिमेट्री शो करता है? वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है, राइट। सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन में काटेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ ही मिलेंगे। यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, सेंट्रल एक्सिस से कहीं भी काटे, यहाँ से, ऐसे ऐसे कहीं से भी काटे, हमको टू इक्वल हाफ्स हमेशा मिलेंगे, राइट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने आज पहला क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। एंड फाइनली क्या पढ़ा हमने? फाइनली पढ़ा हमने सिमेट्री, राइट। और भी लेवल ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में और जो बाकी का लेवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे, राइट।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे, जो भी आज हमने बोर्ड वर्क में पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए शो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए किंगडम, एनिमल किंगडम को हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करते हैं, जो भी आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें सबसे पहला क्या है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सम डिविजन ऑफ लेबर देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा में, राइट। यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे रहते हैं? सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने सिलेंट्रेटा में क्या देखा? सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। इसको हमने क्या बोला? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या देखा? ऑर्गन लेवल। क्या कहाँ देखा? प्लैटिकल मेंथिस में। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, राइट, एंड ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये भी हमने देखा। एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा में क्या देखा जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल? ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और हर एक सिस्टम क्या करता है? हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर है? इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या देखा? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पहले क्या देखा? डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली वन ओपनिंग, तो इसको क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो देखा जाता है कहाँ? प्लैटिकल मेंथिस में। और हमने क्या बोला? टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओपन किसे कहा जाता है? यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, राइट। यहाँ पे सेल्स और टिश्यू क्या होते हैं? डायरेक्टली बाथ होते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हो उसे डूबे रहते हैं ब्लड में, राइट। दूसरा एक क्लोज टाइप, जो कहाँ देखा जाता है? जहाँ पे अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स देखे जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, मतलब अलग अलग डायमीटर्स के सीरीज ऑफ वेसल्स देखे जाते हैं, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गए, राइट। उसके बाद क्या देखा हमने? सिमेट्री। असिमेट्रिकल मतलब डू नॉट डिवाइड इनटू देम इनटू इक्वल हाफ। दूसरा क्या है? रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट। रेडियल सिमेट्री कहाँ देखा जाता है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के एडल्ट स्टेज में देखा जाता है रेडियल सिमेट्री, राइट। और थर्ड क्या है? द बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ये कहाँ देखा जाता है बायलैटरल सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री आपका कहाँ देखा जाता है? बोलो, आपका कहाँ देखा जाएगा बायलैटरल सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री कहाँ देखा जाता है? आपका देखा जाता है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, और कहाँ देखा जाता है? और आपका देखा जाता है इकाइनोडर्माटा के लार्वल स्टेज में, राइट। ये डायग्राम दिया गया है बायलैटरल सिमेट्री का। ये किसका डायग्राम है? दिस इज नथिंग बट द बायलैटरल सिमेट्री। ये किसका डायग्राम है? दिस इज नथिंग बट द रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? क्लियर? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।